मैंने 1 साल पहले इग्निस गाड़ी ली थी, मगर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। दिल्ली की ड्राइविंग 45 मिनट्स करने के बाद मेरा इंजन में पता नहीं क्या दिक्कत होती है कि जैसे आप पिकअप लेते हो ना गाड़ी का, तो ये पूरा का पूरा इंजन गड़ 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 ऐसे करता है। उसके बाद में इसके 2 या 3 सेंसर लाइट अप हो जाते हैं। एक तो होता है इंजन मैन फंक्शन का, दूसरा सेंसर होता है इसका एयरबैग का। उसके बाद में गाड़ी 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं लेती है। देखो लॉन्ग टर्म में आपको बैक एक वगैरह कुछ नहीं होगा, बहुत कंफर्टेबल सीट है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा दे रखा है, आपको बैक का सपोर्ट भी बहुत मजेदार मिल जाता है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग ड्राइव में भी आपको ये गाड़ी परेशान नहीं करेगी। माइलेज वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो क्या माइलेज निकल रही है? एसी इसका बहुत बढ़िया है। मेरी गाड़ी इस साइड से लग गई थी, यहाँ से लेके 25,000 रुपये मैं इनको दे चुका हूँ, मगर इन्होंने मेरी गाड़ी पे 10,000 रुपये स्पेंड करना वो नहीं समझा। वेलकम बैक दोस्तों, आज अपने साथ एक और टाटा पंच है जिसका आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑनरशिप रिव्यू जो है वो शेयर करने वाले हैं। गाड़ी रहने वाली है पेट्रोल में और करीब करीब 1 साल से ऊपर जो है इसकी रनिंग हो चुकी है। कार के ओनर से मिलेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अब तक जितनी भी गाड़ी को यूज़ किया है उससे क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहने वाला है और क्या कुछ कमियां मिली हैं, क्या कुछ अच्छाइयां मिली हैं, माइलेज से लेकर के सर्विस एक्सपीरियंस, सभी कुछ चीज़ें जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलाते हैं इस कार के ओनर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम श्रेयस सिंह है। तो सर गाड़ी जो है आपने कब परचेस करी? भाई मैंने गाड़ी परचेज करी थी मई 2023 में। 1 साल से ऊपर हो चुका है गाड़ी का। और अभी तक आपने कितना ड्राइव कर दिया होगा इसको? 13,000 से ऊपर है थोड़ी सी। और ये अपनी पेट्रोल के अंदर रहने वाली है? ये अपनी पेट्रोल के अंदर तो है। उस टाइम पे क्या पड़ी थी ये ऑन रोड कॉस्ट? भाई उस टाइम पे देखो, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा कि जब मैं गाड़ी खरीदने गया था तो एक डीलर ने मुझे 8 लाख समथिंग का प्राइस दिया था या 780 के आसपास का प्राइस दिया था। दूसरे डीलर ने सीधा 30,000 का डिस्काउंट देने के बाद में ना 7.5 लाख रुपए मेरे को ये ऑन रोड प्राइस पड़ी है। ये एडवेंचर वेरिएंट है विदाउट रिदम। ठीक है, मतलब ओनली एडवेंचर वेरिएंट जो है वो अपना रहने वाला है पेट्रोल इंजन के साथ में। और ये पेट्रोल इंजन BS6 फेज 2 वाला रहेगा? हाँ बिल्कुल, मतलब जो अभी रिसेंटली गाड़ी के अंदर आ रहा है। जो रिसेंटली गाड़ी के ठीक है अंदर सर, अब ये बताइए कि जो बजट आपने बताया 7.5 लाख या 8 लाख रुपए का मान लेते हैं, तो इसके अलावा भी आप कोई गाड़ी देख रहे थे या फिर पंच के लेने का ही अपना प्लान था? देखो मेरे को ना इससे पहले ही मैंने 1 साल पहले इग्निस गाड़ी ली थी, मगर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। ठीक है। ना तो उसका एसी उतना मज़ेदार था, माइलेज तो दे देती थी गाड़ी, बट गाड़ी जरा सा एक स्कूटी वाले ने सामने से हिट करा तो पूरा का पूरा बम्पर उतर गया था। ठीक है। और रेडिएटर फट गया था उसका अंदर का। गाड़ी घर पे लानी मुश्किल हो गई थी बहुत ज़्यादा। ओनली स्कूटी की टक्कर से? स्कूटी के टक्कर से। और स्कूटी को कुछ नहीं हुआ, स्कूटी वही खड़ी हुई तो फिर गाड़ी कैसी तैसी हो गई। तो मैंने कहा चलो यार, अब जो है ना, मतलब मैं पक चुका था उससे। सर्विस वगैरह देखो मारुति की अच्छी है नो डाउट, बट बिल्ड क्वालिटी में मुझे भरोसा नहीं था, तो मुझे टाटा ही लेनी थी। और टाटा पे मेरे पास में सिर्फ 2 ही चॉइस थी, या तो टाटा पंच या फिर टियागो। ठीक है जी। तो मतलब कि बिल्ड क्वालिटी के चक्कर में आपने मारुति स्किप करी, तो टियागो और पंच के बीच में फिर कंपैरिजन रहा अपना? टियागो और पंच के बीच में कंपैरिजन रहा। टियागो की ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी थी, बट उसमें एक प्रॉब्लम मुझे लगी कि उसका जो बम्पर है ना, वो बम्पर कह रहा हूँ मैं, डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड काफ़ी लंबा है, जिसके कारण जब आप ड्राइव करते हो तो बोनट उतना नहीं दिखता। मगर अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये दोनों साइड के, आप गाड़ी में बैठोगे ना तो ये साइड उठी जो हुई है और वो साइड, वो दोनों साइड आपको दिखती रहेगी। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, जिसके कारण जो मेरी सिटी ड्राइविंग है, गलियों से गुजरती है गाड़ी, तो कहीं ना कहीं गड्ढे, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हैं, कहीं से भी निकल जाती है, कोई टेंशन नहीं होती आराम से। 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस टाटा पंच के अंदर आती है, तो सिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बहुत बढ़िया गाड़ी है इस मामले में। तो इग्निस से पहले भी अपनी कोई गाड़ी आप यूज़ करते थे या फिर कैसा? इग्निस से पहले फिगो थी, फोर्ड फिगो। देखो मैं फोर्ड के तरफ ही जाता लेने के लिए, फ्री स्टाइल वगैरह, बट फोर्ड उस टाइम पे इंडिया छोड़ के जा चुकी थी, तो मजबूरन मुझे फिर टाटा पे शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है जी, मतलब मेन रीज़न कहा जाए तो इसमें बिल्ड क्वालिटी ने काफ़ी हद तक आपको जो है इम्प्रेस किया है पंच की तरफ जाने के लिए। तो अब ये बताइए, आपका एडवेंचर वेरिएंट था, अभी तक गाड़ी आपने 13,000 किलोमीटर चला दी है। इंजन एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। 3 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बहुत साउंड करता है, या फिर आपने क्या इससे फील किया? देखो साउंड वगैरह तो इतनी नहीं है कुछ भी, ठीक है। और जो एसी है, एसी इसका बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम मुझे एक चीज़ में पड़ती है कि जब आप इसको आधा या पौना घंटा, 45 मिनट्स, दिल्ली ड्राइविंग कह रहा हूँ मैं, हाईवे की ड्राइविंग में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, दिल्ली की ड्राइविंग 45 मिनट्स करने के बाद मेरा इंजन में पता नहीं क्या दिक्कत होती है कि जैसे आप पिकअप लेते हो ना गाड़ी का,
तो ये पूरा का पूरा इंजन गड़ 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 ऐसे करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता है बड़ा तगड़ा तरीके से। पूरा क्लच पूरा एक्सीलेटर मुझे दबाना पड़ता है, तब कहीं जाके गाड़ी चलती है। मतलब कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर चलाओगे तो 45 मिनट के बाद ये अपनी जो है वो कंडीशन इसकी खो देता है। हाँ, वो ओरिजिनल कंडीशन जो है ना कि फटाफट पिकअप लेने वाली, वो कंडीशन खो देता है, जो कि कोई सी भी बाकी कंपनियों की गाड़ियां नहीं खोती है। जैसे कि मारुति कंपनी हो गई, हुंडई कंपनी हो गई, इनकी गाड़ियां सही चलती रहती है। अभी रिसेंट एक एक्सपीरियंस और बताऊंगा। अभी जैसे जुलाई का महीना बीता है ना, तो सुबह सुबह बारिश हो गई थी, 1-1.5 घंटा भयंकर बरसा था। तो हमारे एरिया में ही ना यहाँ तक पानी अच्छा खासा वाटर लॉगिंग तगड़ी वाली हो गई थी। तो जैसे ही गाड़ी को निकाला ना, तो गाड़ी उसमें भी ढक 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 बड़ी परेशान हो गई। स्टार्टिंग ही सुबह स्टार्ट ही कर दी गाड़ी और लेके गया था, तो गाड़ी परेशान हो गई। बट उसके बाद में फिर जैसे तेज एक्सीलेटर दे के 3000 आरपीएम पे निकाल के तब कहीं जाके गाड़ी को निकालना पड़ा। नहीं तो मतलब मुझे भरोसा नहीं रहा इस पे कि ये वाटर लॉगिंग में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है। तो इंजन में कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि इन फ्यूचर, क्योंकि अभी एक साल हुआ है आपको, फ्यूचर में हो सकता है कि गड़बड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। फ्यूचर में हो सकता है गड़बड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं ना, मैं बीच में सोच भी रहा था कि इसको मैं चेंज कर दूं, बट मेरा जो ट्रैवलिंग वगैरह का जो भी काम है वो मेरा इस गाड़ी में तो होता नहीं है। तो मैंने कहा चल यार, दिल्ली के लिए चलानी है, चला लो। दूसरी बात, इसका ना मैंने रीसेल वैल्यू भी देखी थी, मेरे को तकरीबन 7.5 की पड़ी थी। तो इसकी रीसेल वैल्यू 5, 5.25, 5.5 तक आ रही है। तो मेरे को 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था 1 साल के अंदर, जो कि काफ़ी कम है एक तरीके से। जो कि काफ़ी कम। मारुति में इतनी देखो रीसेल बहुत अच्छी मिल जाती है। तो इसलिए मैंने कहा सोचा यार 2 लाख रुपए का 1 साल में कौन नुकसान सहेगा, चला लेते, चल तो रही है। तो मतलब इसके अलावा मतलब कि इंजन के अंदर कोई और दिक्कत आ रही है, लाइक रिस्पॉन्स वगैरह कैसा है इंजन का? रिस्पॉन्स देखो, हाईवे की मैं अगर बात करूं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे इसको लेके गया था, बहुत ही लाजवाब रिस्पॉन्स है। आप 140 150 किलोमीटर पे भी आप इसको ड्राइव करोगे ना, तो गाड़ी बिल्कुल शेक नहीं करेगी, स्टेबल रहती है, बिल्कुल स्टेबल है। और जैसी ऐसे रास्ते कटते, इस तरीके से रास्ते कटते हैं, बड़े आराम से बहुत मस्त गाड़ी चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओवरटेकिंग वगैरह में अच्छी स्पीड पे तो अच्छी है, अच्छी तेज़ स्पीड पे कर लोगे तो कर लेगी। नहीं तो ओवरटेकिंग में अगर थोड़ा सा लो स्पीड होगी ना, 3rd गियर 4th गियर में थोड़ा सा लोड ले जाती है, नहीं कर पाती है। ओवरटेकिंग वगैरह में इसको थोड़ी दिक्कत है, आती है। अंडर पावर्ड मैं इसको कहूँगा, जबकि इसको थोड़ी सी पावर और कंपनी को देनी चाहिए थी। वो बॉडी के वेट के हिसाब से हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमी आपको लगती हो। अब माइलेज वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो क्या माइलेज निकल रही है? देखो सिटी के अंदर तो ये मेरे को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसे में भी ना 12 तो आराम से निकाल देती है। उसके अलावा अगर खुला ट्रैफिक मेरे को अगर दिल्ली में मिल जाए तो 13.5 14 निकाल देगी, नहीं तो 12 तो निकाल देती है, 11.5 12 निकाल देती है। हाईवे की बात करूँ तो देखो मैंने एक 140-150 किलोमीटर के आसपास चलाई है इसको स्पीड पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, तो इसने मुझे 18 तक दे दिया। तो माइलेज सेटिस्फैक्ट्री है? माइलेज ठीक है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी हैवी गाड़ी के लिए इतनी माइलेज मोर देन इनफ है। ठीक है। पहले जब मैं इग्निस चलाता था तो जैसे ही टर्न्स आते थे ना, वो टर्न्स में मुझे विश्वास नहीं होता था कि अच्छी स्पीड पे ये स्टेबल रह सकेगी। ऐसा लगता था कि पलट ना जाए, ये नहीं पलटेगी। ठीक है। माइलेज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे कई सारे व्यूवर्स के कि इनिशियल माइलेज वो लोग पूछते हैं, जैसे गाड़ी ले ली 1 महीने के अंदर तो उनको माइलेज बहुत कम देती है, तो ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को भी लोगों ने ये कहा था, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने ये कहा था कि आप जैसी गाड़ी लोगे ना, 1 महीने के बाद में कोई वाल्व खोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उससे माइलेज बढ़ जाएगी। मैंने डायरेक्ट कंपनी के इंजीनियर से पूछा, मैंने कहा ऐसा कुछ करते हो? कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे जैसे गाड़ी चलाओगे वो गाड़ी का इंजन रमा होता रहेगा, वो अपने आप माइलेज ठीक देती है। वो वेयर एंड टियर के बाद जो है इंजन रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। हाँ, सही हो जाता है। ठीक है जी। लाइट्स की बात करेंगे, लाइट्स स्टॉक है अपनी? नहीं, लाइट्स मैंने चेंज करवाई थी, मैंने एलईडी डलवाई थी, शोरूम से ही डलवाई है। ये भी मैंने एलईडी चेंज करवाई है और मैंने इसके फॉग लैंप्स भी चेंज करवाए हैं। 7000 के आसपास ये पड़ी थी और 7000 ऐसी समथिंग के आसपास ये पड़ी थी, मतलब 14-15,000 रुपीज का सेटअप। 14-15 हज़ार के आसपास ये दोनों चीज़ें पड़ी थी। तो ये मतलब लेते ही आपने कर दिया था या यूज़ करने के बाद अपडेट करवाया? 1 महीने के बाद कराया था, क्योंकि इसकी हेडलाइट बहुत बेकार थी। मैं यहीं पर ही ITO में भैरव मंदिर भी, वहाँ पे भी जब जाता था तो बिल्कुल जब हेडलाइट पे हाई बीम पे भी करके रखो ना, तब भी कुछ मतलब मज़ा नहीं आता था। और बारिश में तो बिल्कुल फेल है, समझ लो। लाइट रिस्पॉन्स इसका कोई ना के बराबर है? नहीं, ना के बराबर। आपको अपडेट कराने की जरूरत पड़ेगी? आप बिल्कुल अपडेट कराने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो मतलब लाइट में कहा जाए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आती है। ब्रेकिंग वगैरह की बात करें, ब्रेकिंग के लिए भी मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, क्योंकि मैं कमेंट ज़्यादा आपको वही करूँगा कि कमेंट्स आए थे ब्रेकिंग थोड़ी सी इसकी रहती है, हल्की पड़ जाती है, तो आपने फील करा ऐसा?
नहीं, ब्रेकिंग में स्टार्टिंग में करा था मैंने, मगर उसी हिसाब से फिर आदत पड़ गई, अच्छा हैबिचुअल हो गया। हैबिचुअल हो गई, ठीक ये है। बात है और कुछ नहीं। थोड़ा लगा था मुझे भी इसको कि ब्रेकिंग इसकी थोड़ी हार्ड भी है और थोड़ा सा कभी कभार पैर में दर्द भी हो जाता था, जबकि बाकी गाड़ियों में बहुत सॉफ्ट होती है। इसमें थोड़ा सा लगा था बट फिर वही आदत पड़ गई। ठीक है, बाकी एक बार बैठते हैं ड्राइवर सीट पे, भाई को बैठाते हैं और जानते हैं कैसा कुछ वहाँ से एक्सपीरियंस रहता है। सर अपनी एक बार हाइट बताइए। मेरी हाइट तकरीबन 5'10" है। 5'10", तो गाड़ी की सीट पर, क्योंकि अभी अपना एडवेंचर वेरिएंट रहने वाला है तो इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं आती है, नहीं आती है। तो कैसा रहता है यहाँ पे, आपको एडजस्टमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, मुझे एडजस्टमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उस मामले में। ठीक है। आराम से बोनट भी दिखता है, ड्राइविंग आराम से मस्त हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार बैठ के देखते हैं कि 5'10" के हिसाब से कहा जाए तो ये कंफर्टेबल जो है वो अपना रहने वाली है। बहुत मज़ेदार कंफर्टेबल रहने वाली है। सीट कंफर्ट की बात करें तो अभी तक आपने अच्छा खासा इसको रन कर लिया है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। सीट एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म में कैसा रहता है? देखो, लॉन्ग टर्म में आपको बैक एक वगैरह कुछ नहीं होगा, बहुत कंफर्टेबल सीट है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा दे रखा है, आपको बैक का सपोर्ट भी बहुत मज़ेदार मिल जाता है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग ड्राइव में भी आपको ये गाड़ी परेशान नहीं करेगी। दूसरी बात, आप इसमें जितना मर्जी भी वेट कैरी कर लो ना, लोगों को बैठा के, बाकी गाड़ियाँ बैठ जाती है, लोड लेने लगती है। माना इसकी थोड़ा सा इंजन अंडर परफॉर्मेंस है कि नहीं पिकअप कर पाता, बट मैंने 450 केजी के जो लोग हैं, टोटल 6 बंदे बैठे थे, अंदाजन मैंने लगाया था कि उनका वेट कितना होगा, 450 केजी था। अच्छा खासा लॉन्ग ड्राइव पे भी उनको लेके गया था, बट गाड़ी कहीं भी दिक्कत इसने नहीं दी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इसको मेहनत करनी पड़ रही है उनको वेट को कैरी करने के लिए। मतलब कि इंजन के बारे में कहा जाए तो इंजन क्विक रिस्पॉन्सिव नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ वेट लेके चल सकता है वो। हाँ, लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग इंजन जरूर है, शॉर्ट टर्म में आपको स्पोर्ट्स फील नहीं देगा। हाँ, एसी वगैरह का जैसे आपने कहा कि एसी इसका बहुत अच्छा रहता है। अब पीछे रियर एसी वेंट नहीं आता पंच के अंदर, तो पीछे बैठे पैसेंजर्स ने कभी शिकायत करी? भाई जरूरत ही नहीं है, इसका एसी वेंट का फ्लो इतना तगड़ा है कि आप सेकंड नंबर पे भी एसी करोगे ना तो पीछे के पैसेंजर्स कहने लगते हैं यार कम करो, मुंह में ठंड लग रही है। ठीक है, मतलब ये और मात्र 5 मिनट के अंदर जो है गाड़ी बिल्कुल तपी हुई होती है ना, मई जून की गर्मी में भी, तब भी आराम से ये 5 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी कूल कर देती है। मतलब कि एसी को फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। एसी को फुल मार्क्स है इसके। पीछे स्पेस की अगर हम बात करें तो 3 लोग बैठ जाते हैं आराम से? आराम से तो नहीं बैठ पाते, अगर जैसे मैंने अपनी सीट पूरी पीछे कर रखी है थोड़ी सी और ये भी सीट पीछे ही है, तो आराम से नहीं बैठ पाते, बट हाँ ठीक है, छोटे मोटे रास्ते के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब ये बताइए सर, ये इसका गेट जो है वो आगे वाला भी 90 डिग्री खुलता है, पीछे वाला भी 90 डिग्री खुलता है, ये तो एक अच्छा फीचर कहा जाता है। आपने इस फीचर से मतलब कुछ बेनिफिट होता है रियल लाइफ में इस फीचर का? भाई बेनिफिट होता है, बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही मैं अपनी बिटिया रानी को स्कूल से लेके आता हूँ ना, तो हमारे वहाँ पे पार्किंग की स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जैसे ही मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ तो ये जब 90 डिग्री खुल जाता है ना, तो उसको उतरने में बिटिया रानी को बहुत आसानी होती है, कंफर्टेबली वो आराम से उतर जाती है, मेरी फैमिली भी आराम से उतर जाती है। ये फीचर बहुत बढ़िया इन्होंने दे रखा है, जो कि बाकी गाड़ियों में तकरीबन इतना खुलता है। हाँ, तो वो चीज़ मज़ेदार चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, मतलब ये रियल लाइफ में एक्चुअल में रियल लाइफ में काम की चीज़ है। बाकी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह कैसा रहता है अपना? स्टीयरिंग बहुत लाइट है इसका, आप आराम से एक उंगली से भी आप इसको रोटेट कर सकते हो, स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक मैं आपको चीज़ और बताना चाहता हूँ भाई, पुराने ज़माने की याद दिलाती है, जैसे कि अगर आपको याद हो ना, मेरे पास में 92 की मारुति 800 गाड़ी थी, उसमें इसी तरीके का हॉर्न मिलता था यहाँ पे और यहाँ पे। आजकल तो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी ये है, बट ये हार्ड है बहुत, ये प्रेस नहीं होएगा, ये यहीं से प्रेस होता है। तो एक पुराने ज़माने की याद दिलाते, मज़ा आ जाता है इसमें, इस मामले में। अब ये बताएं सर कि गियर नोब वगैरह के बारे में शिकायत आई है कि बैक गियर में अटक जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपने फील करी? देखो, जिस टाइम पे मैंने ली थी ना, उस टाइम पे मैंने भी वीडियोस देखी थी और इसका गियर के अटकने की प्रॉब्लम मैंने देखी थी, और इसी के कारण मैं भी सोच रहा था कि क्या यार मैं ऑटोमेटिक ले लूं क्या। बट मैंने कंपनी वालों से बात करी तो उन्होंने कहा कि सर ये जो है ना फेसलिफ्ट मॉडल है, जो कि मई 2023 से पहले ही फरवरी के आसपास लॉन्च हुआ था, जिसके कारण जो ये गियर अटकने की प्रॉब्लम थी, इन्होंने कंपनी वालों ने ठीक कर दी है। 1 साल में मेरा एक बार भी गियर नहीं अटका। ठीक है, मतलब कि वो प्रॉब्लम जो पुरानी में वीडियो में हम लोगों ने देखी वो अब आपको नहीं मिलती वो है। हटा चुके हैं, ये 1 साल पहले हटा चुके हैं। क्लच वगैरह का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, हार्ड रहता है या सॉफ्ट, किस साइड में रहता है? भाई क्लच हार्ड, क्लच सॉफ्ट है बहुत, क्लच सॉफ्ट है। जैसे ही एक बार आप स्टार्ट करके अपना जैसे ही ड्राइव करना चालू करो ना, क्लच बहुत सॉफ्ट है, मज़ा आ जाता है गाड़ी ड्राइव करने में, इस मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिटी में अगर हम चलाते हैं इस गाड़ी को और 2 घंटे का ट्रैफिक वाला जाम है, तो उसमें ये आराम से निकल जाएगी या फिर थका देगी?
ये निकल जाएगी, निकल जाएगी। बशर्ते आपको ड्राइविंग एंजॉय करनी आनी चाहिए। अगर आपको ड्राइविंग एंजॉय करनी नहीं आएगी ना, तो आपको ये मैनुअल वेरिएंट में थोड़ी सी परेशानी होएगी। हरमन का स्टीरियो आता है इस वाली कार में, मेरे हिसाब से आपने तो शायद से अपडेट करवा लिया है इसको टच स्क्रीन की तरफ, बट स्पीकर हरमन के ही है गाड़ी के अंदर जहाँ तक। स्पीकर हरमन के हैं, और जो आपका स्टीरियो सिस्टम भी आता है वो भी हरमन का आता है। मैं यही बताना चाहूँगा, मैंने रिदम वेरिएंट नहीं लिया था। अगर मैं रिदम वेरिएंट लेता तो उसमें मेरे को स्टीरियो भी मिल जाता, वो मेरी बहुत बड़ी गलती रही है। 27,000 का मैंने ये एंड्रॉयड वाला सिस्टम एक्सेसरीज डिपार्टमेंट से ले तो लिया, बट थर्ड क्लास सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा। ये टाटा से आपने परचेज टाटा से जो सारी चीज़ें ना सब टाटा से ही हैं। प्लस इसमें जो कैमरा भी लगवाया है, बैक कैमरा, वो भी टाटा से है। तो उसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना, वो भी बहुत बेकार है। वही चीज़ मेरे भाई के पास में है टिगोर गाड़ी टॉप मॉडल, तो उसका कैमरा और जो एक्सेसरीज डिपार्टमेंट ने कैमरा लगाया है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, कैमरा और जो स्टीरियो सिस्टम है कंपनी फिटेड ले लो, तो आप खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे। जैसे कि भाई ने खर्च किए होंगे 7.5 लाख रुपए, या फिर मान लीजिए 7,70,000 रुपये, और इसके अंदर जो एडवेंचर रिदम वाला वेरिएंट आता है उससे 35,000 रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी तरीके से वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो वो वेरिएंट भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप जो है कंपनी चीज़ें चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो सर से काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। सर बूट स्पेस वगैरह की बात करें तो बूट स्पेस वगैरह आपको कैसा मिलता है? बूट स्पेस इसमें अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप बूट स्पेस जो है वो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। प्लस मैंने जब गाड़ी ली थी ना, तो मुझे ये भी मिला था, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, पंक्चर रिपेयर किट मिली थी। बहुत बढ़िया किट है, टाटा वाले प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही बढ़िया मस्त रिपेयर किट है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो भाई कुछ लकी कस्टमर है क्योंकि अब नहीं आती है ये। हाँ अब नहीं आती, उस टाइम पे आ रही थी। मैंने जैसी ली थी ना, उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद ही इन्होंने प्रोवाइड करनी बंद कर दी थी। तो मतलब बूट स्पेस वगैरह आपको जो है परफेक्टली यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम बात करें इस कार के अंदर कुछ कमियों वगैरह की जो कि आपने अब तक फील करी, तो क्या रहने वाली है वो? भाई एक मेजर कमी जो मैंने इसमें फील करी है ना, जैसे ही मैं सिटी ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, हाईवे के ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में आधा पौना घंटा में जैसे ही चलाता हूँ ना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 45 मिनट्स, उसके बाद में इसके 2 या 3 सेंसर लाइट अप हो जाते हैं। एक तो होता है इंजन मैन फंक्शन का, दूसरा सेंसर होता है इसका एयरबैग का। उसके बाद में गाड़ी 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं लेती है। मैं जितनी भी स्पीड दे दूं वो झटके ज़रूर मार देगी, बट 2000 आरपीएम पे जैसे ही जाना होगा वो नीचे चली जाएगी। जैसे ही इसमें मैं 2000 आरपीएम पे गाड़ी चलने लगती है तो भाई बड़ा परेशान करती है उस टाइम पे। मगर मैंने कंपनी को भी फ़ोन करा, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे सेंसर की लाइट आ रही है, इसको ठीक कर दो। तो उन्होंने कहा सर आप गाड़ी को शोरूम में ले आओ। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी को शोरूम में ले आओ। तो घर में मैं गया, ऐसे एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। चाय पानी थोड़ा सा पिया, चलो यार अब चलते हैं। आधे घंटे के बाद में देखा सेंसर की लाइट गायब हो जाती है। अब डॉक्टर के पास तो तभी लेके जाए ना जब वो प्रॉब्लम लगातार इंसिस्ट हो रही है। मुझे समझ नहीं आता क्या दिक्कत है इस मामले में। जो है ना, मैं तो यही कहूँगा कि टाटा को अपने सेंसर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी अपग्रेड करनी चाहिए। थर्ड क्लास सेंसर्स लगा रखे हैं, जिसके कारण जैसे ही गाड़ी हीटअप होती है या जो भी प्रॉब्लम होती है 45 मिनट्स के बाद में वो सेंसर लाइट अप हो जाते हैं, उसके कारण पूरी की पूरी गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाती है। जो ईसीएम जो है सारी वार्निंग्स वगैरह दे करके उसको चौक कर देता है एक तरीके से। हाँ ये समझ लो आप, कैसे भी परेशानी हो जाती है, बड़ी परेशानी होती है मुझे। तो ये जो है अभी तक आपका रेक्टिफिकेशन इस पे नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे शोरूम में जाने से पहले तक तो होता ही नहीं है ये। और 45 मिनट्स की ड्राइव वो लेंगे नहीं। मतलब वही डॉक्टर के पास जाते ही मरीज ठीक हो जाता है। वो वाली कहानी है। इसके अलावा कुछ आपने कमी वगैरह फील करी टाटा से? देखो टाटा से तो मैं नहीं कहूँगा, मगर मेरा जो हमेशा एक वो रहता है कि यार जब भी इंश्योरेंस लो ना, तो कंपनी के थ्रू जो इनके चैनल पार्टनर्स हैं उनसे लो। उससे क्या होता है, जब भी आपकी गाड़ी इंश्योरेंस पे जाएगी ना, वो सब कुछ अपने आप काम करवाएंगे। इस बार इन्होंने मुझे गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी इंश्योरेंस इन्होंने मुझे दे दी। मेरी गाड़ी इस साइड से लग गई थी, यहाँ से लेके आपके ड्राइवर सीट तक, ड्राइवर हैंडल तक पूरा यहाँ पे लग गई थी। और उसके बाद में एक इस तरफ भी लगी हुई थी, आगे बम्पर साइड में मैं आपको दिखाऊं तो बम्पर साइड में यहाँ पर भी लग गई थी मेरी गाड़ी। ठीक है जी। तो मैंने उनको ये बताया था कि भाई गाड़ी जैसे ही मेरी लेफ्ट साइड से लगी तो मैंने गाड़ी को राइट लिया, राइट लेते ही पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, वो मेरी गाड़ी में स्क्रैच मारते हुए चली गई। 3 से 4 दिन तो गो डिजिट इंश्योरेंस ने लिए इसका सर्वे करने के लिए।
चलो सर्वे हो गया, सर्वे होने के बाद में 1 महीना लगाया उन्होंने डिलीवरी देने के लिए, उसके बाद में उन्होंने ये वाली साइड नहीं करी और मुझे ये कहते हैं कि भाई आप गाड़ी खुद मार के लेके आए हो। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ में रही थी, तो टाटा वालों ने भी ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं करी थी। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा यार ये वाला भी पेंट कर दो। मैं कोई भी ओनर अपनी गाड़ी क्यों मार के आएगा, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ में बहुत रही थी भाई। पहले इंश्योरेंस मैंने कराई थी 10-15 हज़ार जो भी पैसे दिए थे, उसके बाद भी उन्होंने गो डिजिट वालों से ही कराए थे, तकरीबन 25,000 रुपये मैं इनको दे चुका हूँ, मगर इन्होंने मेरी गाड़ी पे 10,000 रुपये स्पेंड करना वो नहीं समझा। मेरे को मतलब मेंटल टेंशन इतनी ज़्यादा इन्होंने दे दी थी। उसके बाद में मैंने एक वीडियो वगैरह बना के इस साइड की डाली, तो चेरिश टाटा ने अपनी तरफ से कस्टमर केयर ने गाड़ी वापस मंगा के और ये दोबारा से रीपेंट कर दिया। उसके बाद मुझे सेटिस्फाई तो हो गया, बट हाँ नेक्स्ट टाइम पे मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगा भाई, इफ्को टोक्यो का ले लो, भारती एक्सा का ले लो, ICICI लोम्बार्ड ले लो, कोई सा भी ले लो जो रेनॉल्ट कंपनी है, जो पुरानी चल रही है, मगर गो डिजिट इंश्योरेंस मत लो टाटा की तरफ से, जो टाटा वाले दे रहे हैं। टाटा का और भी टाई अप है और लोगों के साथ में, तो भाई बस गो डिजिट का भी टाइप टाटा से ही था। गो डिजिट का भी टाई अप टाटा के साथ में ही है। ठीक है, मगर उनके साथ में मतलब उनको बोलो और ऑप्शंस दे दो, तो और ऑप्शंस वो देंगे। ICICI का कर लो सब कुछ यार, एक दिन में वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद में फटाफट ठीक कर देते हैं गाड़ी को। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस के मामले में, इंश्योरेंस के एक्सपीरियंस में आपको थोड़ी सी यहाँ पे हैसल फ्रीनेस नहीं मिली है। नहीं मिली। 1 महीने के अंदर कौन सी गाड़ी यार जरा से पेंट वर्क से वापस आती है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम आपको मिली देखने को? इसके अलावा देखो वैसे तो मुझे सर्विस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। एक प्रॉब्लम अगर मैं सर्विस की बताऊं आपको, टाटा वालों के साथ में जो मुझे देखने को मिली, क्या करते हैं, जब मेरी गाड़ी सर्विस पे गई तो 10,000 किलोमीटर चली थी, इसके ब्रेक पैड ख़त्म हो चुके थे। ठीक है। जनरली ब्रेक पैड 10,000 किलोमीटर पे ख़त्म नहीं होते हैं। वैसे सर्विसिंग की कॉस्ट आती 3-3.5 हज़ार, मगर मुझे आई थी 7,000 किलोमीटर की, 7,000 रुपये की। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप एक वाउचर की बुकलेट ले लो जिसमें हम डिस्काउंट के कूपन्स देंगे आपको, तो उसमें इतना इतना % डिस्काउंट हम आपको कर देंगे। मैंने कहा ठीक है यार आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद में 8,000 8,500 का बिल बनाया था, डिस्काउंट करने के बाद में 7,000 पे ले आए। नेक्स्ट टाइम पे मैंने दोबारा जब कोई छोटा मोटा वर्क कराने के लिए भेजा, तो मैंने कहा कि ये वाला मेरे पास में डिस्काउंट का कूपन है, ये आप यूज़ कर लो। कह रहे उसको छोड़ो ना, वैसे ही कर देंगे हम। अच्छा, मतलब ये अपनी मनमर्जी से सब चीज़ चल रही है वहाँ पे। मतलब कि कूपन का जब तक था तो कूपन दे दिया। हाँ, कूपन बेच दिया कि कूपन बेचना है तो बेच दो। हाँ। उसके बाद में अपना जो करना है वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम पे कुछ नई चीज़ बेचेंगे। अब जैसे अगली बार जब 20,000 किलोमीटर, वैसे इसकी सर्विसिंग जो होती है ना 15-15 हज़ार किलोमीटर पे होती है, बट मैंने 10,000 किलोमीटर पे इसलिए भेज दी थी क्योंकि जो मैंने इंजन की वाइब्रेशन कही थी ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा दे रही थी, तो इसलिए मैंने भेज दी थी। तो हर बार का इनका ये रहता है, बस कुछ ना कुछ इनको आइटम नए नए बेच दो। हमने काफ़ी सारी कमियों की बात कर ली, अब कुछ अच्छाइयों की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी अच्छाइयाँ बताइए जो कि इस कार को खरीदने पर लोगों को कहे कि हाँ भाई, दूसरी गाड़ियों के मुकाबले इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहिए, इसी बजट के अंदर आने वाली। भाई इस गाड़ी का AC जो है आपको 1500 सीसी के इंजन में ही कोई सी भी गाड़ी में मिलेगा। गाड़ी तपी पड़ी होगी, 5 मिनट के अंदर 4 नंबर पे AC चलाओ, AC की कूलिंग कम नहीं होगी, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि AC की कूलिंग तब कम हो जाती है अगर हम 4 नंबर पे AC चलाएंगे तो वो कम ठंडी हवा फेंकेगा, मगर ये तो पूरी चिल्ड बर्फीली हवा फेंकता है। बहुत बढ़िया है। एक बात तो ये है कि AC इसका बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, इस गाड़ी को मारुति या हिंडे वगैरह से अगर आप कंपेयर कर लो, जैसे कि मारुति गाड़ियाँ होती है, बहुत हल्की गाड़ियाँ होती हैं, उनको आप 80-90 पे भी चलाओगे ना तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसको आप 150-160 तक भी चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मर्जी हैवी टर्न्स पे टर्न करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया गाड़ी है उस मामले में। इसकी फ्रंट से मैं तीसरी बात, इसकी फ्रंट से जो लुक की बात करूँ ना भाई, जब मैं छोटी छोटी गलियों में से इस गाड़ी को निकालता हूँ ना, तो लोग दूर से ही अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। उनको आगे से देख के लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है। वो तो जब गाड़ी साथ में आ जाती है ना तब पता चलता है भाई यार ये तो छोटी वाली गाड़ी है। तो इसकी लुक A1 दे रखी है। मतलब लुक जो है फैमिलियर टू हैरियर कह सकते हो, उसके काफी तक मिलती है, बहुत हद तक इनकी लुक मिलती है उसमें। इसके कारण ये बहुत एक बड़ी SUV वाली फील देती है आगे की तरफ से। ठीक है जी, तो ये कुछ अच्छाइयाँ जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाली हैं, और मेरे हिसाब से भाई ने बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कवर कर दी हैं जो कि हमने कवर करनी चाहिए। भाई का भी एक YouTube चैनल है, भाई किस नाम से अपना चैनल रहने वाला है? श्रेयस सिंह नाम से चैनल है दोस्तों। अपना ट्रैवल का चैनल है। जो ट्रैवल का चैनल है उसमें मेनली अपनी ना फॉर्च्यूनर ट्रैवलिंग के लिए जाती है। दोस्तों आओ बिल्कुल सब्सक्राइब वगैरह करो उसको भी। तो इस छोटे हाथी को कब ले आने का प्लान है?
इस छोटे हाथी को ना मैं आजकल में लेके जाने वाला हूँ शायद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे दोबारा से। तो देखो कब जाना होता है। ठीक है जी। तो मतलब भाई इसके बारे में जो अपडेट है वो आपको अपने चैनल पे देते रहेंगे। श्रेयस सिंह के नाम से इनका चैनल है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है इस रिगार्डिंग टाटा पंच के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको अपडेट करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।